भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक स्थापित है और यह राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद माना जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा एक विशेष निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित होती है और इसमें गोपनीय मतदान की व्यवस्था होती है। वोट देने का तरीका ऐसा होता है कि सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को क्रम से वोट देते हैं। इसे अनुपातात्मक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल वोटों का आधे से एक ज्यादा वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि पहली बार में कोई उम्मीदवार आवश्यक मत नहीं पाता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके वोट दूसरी पसंद के अनुसार बांट दिए जाते हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक कोई उम्मीदवार जीत न जाए। भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का समर्थन और 20 अन्य सांसदों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। साथ ही 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। चुनाव में कोई राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता और मतदान पूरी तरह से गोपनीय होता है। यदि कोई मतदाता अनधिकृत पेन का उपयोग करता है या गोपनीयता भंग करता है तो उसका मत अमान्य माना जाता है। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा रिश्वत या अनुचित प्रभाव डाला जाता है तो उसका चुनाव चुनौती के तहत सुप्रीम कोर्ट में रद्द कराया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे कभी भी राष्ट्रपति को पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। पद रिक्त होने पर जल्दी से जल्दी नया चुनाव कराया जाता है और नया उपराष्ट्रपति पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश पद नहीं संभाल पाते हैं तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा की बहुमत से प्रस्ताव पारित करना और लोकसभा की सहमति लेना आवश्यक होता है। हाल ही में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने चुनाव जीतकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तिरुपुर, तमिलनाडु से संबंध रखने वाले राधाकृष्णन आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी व महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का पद विधायी कार्यों और संवैधानिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर राज्यसभा के संचालन में और अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में इसका विशेष महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? ए. अनुच्छेद 52 से 61, बी. अनुच्छेद 63 से 71, सी. अनुच्छेद 72 से 78, डी. अनुच्छेद 80 से 88। हम भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो योग्यताएं हैं उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा इरादा है कि इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा आसान भाषा में समझें। मतलब कौन बन सकता है, चुनाव कैसे होता है और इस पद का महत्व क्या है असल में। और ये विषय अभी हाल में चर्चा में भी रहा है। जो जानकारी है उसके हिसाब से 9 सितंबर 2025 को देश को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। जी हाँ, श्री सीपी राधाकृष्णन जी। हाँ, सीपी राधाकृष्णन जी चुने गए हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा खोलकर समझें कि आखिर ये पद है क्या और ये चुनाव का तरीका इतना खास क्यों है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति का पद आखिर है क्या? संवैधानिक तौर पर इसका क्या स्थान है? देखिए, सवाल बुनियादी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। दूसरा सबसे ऊंचा? ओके। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं है। संविधान ने उपराष्ट्रपति को एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अहम जिम्मेदारी सौंपी है जी। वो है राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन सभापति, इस शब्द को थोड़ा और समझाएंगे। क्या मतलब है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का स्पीकर बन जाएगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पदेन का मतलब ही है पद के आधार पर। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। अच्छा। इसके लिए अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति नहीं होती। ये उनके पद का, आप कहें तो, एक अभिन्न हिस्सा है और ये उन्हें सीधे देश की जो विधायी प्रक्रिया है उसके केंद्र में ले आता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी ये पद सिर्फ राष्ट्रपति के न होने पर काम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका रोजमर्रा के विधायी कामकाज में भी सीधा रोल है। बिल्कुल।
राज्यसभा की पूरी कार्यवाही का संचालन उन्हीं के जिम्मे होता है। तो फिर इतने महत्वपूर्ण पद के लिए जाहिर है योग्यताएं भी कुछ खास होंगी। कौन व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 66 और 67 इस बारे में बिल्कुल साफ-साफ बताता है। पहली और सबसे सीधी योग्यता तो है उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। और उम्र की कोई सीमा? जी, आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ये वही आयु सीमा है जो राष्ट्रपति पद के लिए भी रखी गई है। 35 साल, ठीक है। हाँ, लेकिन जो तीसरी योग्यता है वो थोड़ी ध्यान देने वाली है। उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना, इसका मतलब क्या ये है कि उम्मीदवार को पहले से राज्यसभा का एमपी होना चाहिए या सिर्फ वो योग्यताएं रखना काफी है? ये एक बहुत ही बारीक पर महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा कि ये जानकारी में भी इशारा है, उन्हें वास्तव में राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अच्छा। पर उनमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे कि नागरिकता, आयु जो 35 वर्ष की शर्त से वैसे भी पूरी हो जाती है, और संसद ने अगर कोई और शर्तें तय की हों वो सब। वो दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हों वगैरह। लेकिन एक सवाल मन में आता है, सिर्फ राज्यसभा की ही योग्यता क्यों, लोकसभा की क्यों नहीं? वोट तो दोनों सदनों के सदस्य डालते हैं चुनाव में। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका सीधा कनेक्शन है उनकी उस भूमिका से जिसकी हमने अभी बात की, पदेन सभापति। अच्छा, राज्यसभा के सभापति होने के नाते। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें आखिर में राज्यसभा की कार्यवाही चलानी है, तो ये तर्कसंगत माना गया कि उनमें कम से कम वो बुनियादी योग्यताएं तो हों जो उस सदन के सदस्य के लिए जरूरी हैं। ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि वो सदन की गरिमा और उसकी प्रक्रियाओं को समझने और संभालने में सक्षम होंगे। समझ गई, ये उनकी आगे की भूमिका से जुड़ा हुआ है। और कोई शर्त है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण शर्त है, वो व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो। लाभ का पद मतलब कोई सरकारी नौकरी या ऐसा कुछ? हाँ, मोटे तौर पर इसका मकसद ये है कि उपराष्ट्रपति पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम कर सकें। किसी और पद से मिलने वाले फायदे या उसकी जिम्मेदारियों की वजह से उनके काम में कोई रुकावट या हितों का टकराव न हो। मतलब पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 4 मुख्य बातें हुई। भारत का नागरिक, कम से कम 35 साल उम्र, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। एकदम सही। चलिए, अब आते हैं सबसे शायद पेचीदा हिस्से पर, चुनाव की प्रक्रिया। कौन चुनता है उपराष्ट्रपति को? क्या हम और आप वोट डालते हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसे एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य कहा आपने, मतलब जो चुनकर आए हैं वो भी, और जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो भी? बिल्कुल, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य। और यही राष्ट्रपति चुनाव से एक बड़ा अंतर है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में अलग होता है। हाँ। राष्ट्रपति चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलएज ही वोट डालते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं। ओहो। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य वोट करते हैं। राज्यों के विधायक इसमें शामिल नहीं होते। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की भूमिका है, पर उपराष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह से संसद के सदस्यों पर ही निर्भर करता है। जी हाँ। इसका कोई खास कारण सोचा गया था? क्या ये पद को ज्यादा केंद्र सरकार के करीब लाता है? इस पर संविधान सभा में भी काफी बहस हुई थी। मुख्य तर्क यही था कि देखिए, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना और कभी-कभी राष्ट्रपति के काम को संभालना। राज्यों की विधानसभाओं से उनका कोई सीधा लेना देना नहीं होता, इसलिए उनके चुनाव में एमएलएज को शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद को सीधे-सीधे संसद के प्रति जवाबदेह बनाती है। समझ गए। अब वोटिंग का तरीका, क्या ये वैसे ही होता है जैसे आम चुनावों में होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया? नहीं नहीं, यहाँ एक अलग और आप कह सकते हैं ज्यादा जटिल प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
STV। एकल संक्रमणीय मत, ये सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें हर वोटर यानी हर सांसद किसी एक उम्मीदवार को बस हाँ या ना में वोट नहीं देता। अच्छा। वो जितने उम्मीदवार मैदान में हैं उनको अपनी पसंद के क्रम में रखता है, जैसे ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी पसंद, ये तीसरी वगैरह। मतलब रैंकिंग देते हैं। बिल्कुल, वरीयता या रैंकिंग देते हैं। फिर वोटों की गिनती का तरीका भी खास होता है। पहले सिर्फ सबकी पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। ठीक है। जीतने के लिए एक कोटा तय होता है, मतलब कुल वैध वोटों का आधे से ज्यादा। अगर पहली गिनती में ही किसी उम्मीदवार को ये कोटा मिल गया तो वो जीत गया। और अगर किसी को नहीं मिला पहली बार में, ऐसा भी तो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तब क्या करते हैं कि जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली वरीयता के वोट मिले हैं उसे मुकाबले से बाहर कर देते हैं। ओके। और उसके जो वोट हैं उन्हें बेकार नहीं जाने देते। उन वोटिंग पेपर्स पर देखा जाता है कि वोटरों ने दूसरी पसंद किसे दी थी। फिर उन वोटों को उस दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब वोट बर्बाद नहीं होता? नहीं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, सबसे कम वोट वाले को हटाना, उसके वोट दूसरी पसंद के हिसाब से बांटना, जब तक कि किसी न किसी उम्मीदवार को वो जरूरी कोटा हासिल ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुना गया व्यक्ति है वो सिर्फ कुछ लोगों की पहली पसंद नहीं, बल्कि ज्यादातर वोटरों की किसी न किसी पसंद पहले, दूसरे, तीसरे में शामिल है। बिल्कुल सही। इसका मूल विचार यही है कि चुना गया व्यक्ति ज्यादा व्यापक सहमति का प्रतिनिधित्व करे। ये तो वाकई बहुत ही दिलचस्प प्रणाली है। अच्छा, ये जो वोटिंग होती है, क्या ये ओपन होती है? सबको पता चलता है किसने किसको वोट दिया? नहीं, जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट। गुप्त क्यों? ताकि हर सांसद बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी मर्जी और विवेक से वोट डाल सके। गोपनीयता इसीलिए जरूरी है। ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया नामांकन से लेकर वोटिंग गिनती तक काफी जटिल लगती है। इसकी देखरेख कौन करता है? कौन सुनिश्चित करता है कि सब कुछ निष्पक्ष हो? इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, चुनाव आयोगी? जी हाँ। चुनाव के तारीख का ऐलान करना, नामांकन लेना, जांचना, मतदान कराना, वोटों की गिनती और फिर नतीजे की घोषणा करना, ये सब चुनाव आयोग की देखरेख में ही होता है। वही पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराता है। चलिए, चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मान लीजिए चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, अब जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल? क्या वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं या कोई लिमिट है कि बस 1 या 2 बार ही? नहीं, संविधान में दोबारा चुने जाने पर कोई रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है अगर वो हर बार चुनाव जीत जाए। अच्छा, और मान लीजिए किसी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन किसी वजह से नए उपराष्ट्रपति का चुनाव टाइम पर नहीं हो पाया या उन्होंने पद नहीं संभाला, तब क्या होता है? पद खाली रह जाता है? नहीं, ऐसी स्थिति के लिए भी संविधान में व्यवस्था है। जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी यानी नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। अच्छा, मतलब पद कभी खाली नहीं रहता? हाँ, ये शासन में एक निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अब एक और पहलू पर आते हैं। क्या उपराष्ट्रपति को उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले हटाया भी जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या ये प्रक्रिया मुश्किल है? हाँ, उन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है उससे थोड़ी अलग है और आप कह सकते हैं थोड़ी सरल भी। कैसे अलग है? उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। सिर्फ राज्यसभा में? लोकसभा में क्यों नहीं ला सकते? इसका लॉजिक फिर वही है, उनका राज्यसभा का पदेन सभापति होना। क्योंकि वो मुख्य रूप से राज्यसभा से जुड़े हैं तो उन्हें हटाने की पहल भी वहीं से होनी चाहिए। अच्छा। राज्यसभा को वो प्रस्ताव अपने तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पास करना होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। प्रभावी बहुमत? ये सामान्य बहुमत से कैसे अलग है? हाँ, ये अलग है। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें से अगर कोई सीटें खाली हैं, वैकेंसीज, तो उन्हें घटा दिया जाए, फिर जो संख्या बचती है उसका बहुमत। ये साधारण बहुमत जो सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत होता है से ज्यादा मजबूत होता है और पूर्ण बहुमत जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है से थोड़ा अलग तरीके से गिना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए राज्यसभा ने प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया, क्या फिर उपराष्ट्रपति हट जाते हैं? नहीं, इतना ही काफी नहीं है।
राज्यसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद उसे लोकसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। लोकसभा की सहमति? हाँ, लोकसभा को उस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से सहमत होना होता है। अगर लोकसभा भी सहमत हो जाती है तब उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अच्छा, मतलब लोकसभा की हाँ जरूरी है। जी हाँ। और एक और बात, ये पूरी प्रक्रिया शुरू करने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना भी जरूरी है, ताकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिले। तो प्रक्रिया दोहरी है, शुरुआत राज्यसभा से, प्रभावी बहुमत से, लेकिन आखिर में लोकसभा की साधारण बहुमत से सहमति भी चाहिए। ये शक्तियों का संतुलन दिखाता है। बिल्कुल। अब बिल्कुल आखिर में, पद संभालने से पहले शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति ना हो? अगर राष्ट्रपति किसी कारण से उपस्थित ना हो तो वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जो फिर शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए अब उस हालिया चुनाव पर वापस आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। जानकारी ये बताती है कि 9 सितंबर 2025 को जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। और वोटों का क्या हिसाब रहा? मतलब मुकाबला कैसा था? कड़ा था या एक तरफा? जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार श्री राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। 452? हाँ, और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, जिन्हें विपक्षी दलों का समर्थन था, श्री बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट मिले। 452 बनाम 300, ये तो काफी स्पष्ट अंतर दिख रहा है। सद में जो राजनीतिक समीकरण थे, पार्टियों की जो ताकत थी, उसके बारे में कुछ बताता है? निश्चित रूप से ये अंतर साफ दिखाता है कि उस वक्त जो सत्ताधारी गठबंधन था एनडीए, उसके पास संसद के दोनों सदनों को मिलाकर एक अच्छी खासी मजबूती थी, एक बहुमत था। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट सिर्फ सांसद डालते हैं, तो इसका वोटिंग पैटर्न अक्सर संसद में पार्टियों की असली ताकत का एक सीधा आईना होता है। ये परिणाम तत्कालीन सरकार की संसदीय ताकत को बिल्कुल दर्शाता है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये थी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई एक काफी विस्तृत चर्चा। अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराएं तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। तरीका होता है एकल संक्रमणीय मत। जी, उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, 35 साल का हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। एकदम सही। कार्यकाल 5 साल का होता है और वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। आपने बिल्कुल सटीक तरीके से सब कुछ समेट दिया। संविधान ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी बारीकी से बनाया है, जिसमें हर कदम के लिए, चाहे वो योग्यता हो, चुनाव का तरीका हो, कार्यकाल हो या हटाने की प्रक्रिया हो, स्पष्ट नियम है। हाँ, ये स्पष्टता और प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं वो यकीनन इस पद के महत्व को भी दर्शाती हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए उठता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार कर सकते हैं। जरूर। हमने ये तो समझ लिया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद है, लेकिन असल में जमीनी राजनीति में, खासकर तब जब सदन में किसी मुद्दे पर बहुत खींचतान हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर हो या कोई बहुत विवादास्पद बिल पर बहस चल रही हो, हाँ, तब सभापति के तौर पे उनकी भूमिका कितनी निर्णायक हो पाती है। उनके पास नियम चलाने का, बहस का समय तय करने का, किस सदस्य को बोलने देना है, किसे नहीं, ये तय करने का अधिकार तो होता है। सही बात है। तो क्या ये अधिकार उन्हें सदन की दिशा को और कानूनों के बनने के नतीजों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की ताकत देता है, या फिर वो ज्यादातर पहले से तय नियमों और परंपराओं से ही बंधे होते हैं? मतलब संविधान ने पद तो दे दिया, पर उसका वास्तविक असर कितना होता है, ये व्यक्ति पर और उस समय की परिस्थितियों पर कितना निर्भर करता है, ये एक सोचने वाली बात हो सकती है।